हेलो दोस्तों, मैं शिव सक्सेना आपका न्यू राइजिंग स्टूडेंट और फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी भाषा का विकास पढ़ने वाले हैं। हिंदी भाषा के विकास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, संस्कृत कैसे आई, संस्कृत पाली और प्राकृतिक भाषाएं कैसे आईं, कब आईं और किस सन में आईं। उसके बाद पढ़ेंगे अपभ्रंश के बारे में और उपभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आज भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भाषा क्या होती है? भाषा एक साधन होती है। साधन कैसे होती है? विचारों को आदान प्रदान करने की एक साधन होती है। हम आपसे जो बात कर रहे हैं और ये एक भाषा में बात कर रहे हैं। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं। जो आप जो हमसे बोलते हो या हम आपसे जो कह रहे हैं, जो एक विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, और यही एक भाषा विचारों का आदान प्रदान एक साधन का कार्य कर रही है। जो भाषा होती है, भाषा को एक लिखने का ढंग भी होता है जिसे हम लिपि कहते हैं। आज चलिए आगे देखते हैं। भाषा भाषा तो भाषा क्या है? भाषा एक साधन है। साधन है। कैसा है? भाषा एक साधन है विचारों का आदान प्रदान करने का। जिससे हम अपने विचार प्रकट करते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब विश्व में बहुत सी भाषाएं बनी हुई हैं, जिसमें से हमारी एक भाषा हिंदी भी है। और हिंदी जिस ढंग में, जिस प्रकार से लिखी जाती है, उस लिखने का प्रकार ही लिपि होता है। और हिंदी भाषा की लिपि है दोस्तों देवनागरी लिपि। इसी प्रकार अन्य भाषाएं भी हैं। अन्य भाषाओं की भी कोई लिपि होगी। तो एक तरफ हम लिखेंगे जितनी भाषाएं हैं, और एक तरफ लिखेंगी इम्पोर्टेंट लिपियां, और एक तरफ लिखेंगे इम्पोर्टेंट भाषाएं। तो इधर लिखेंगे लिपि और इधर लिखेंगे भाषा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? नंबर 1 लिखी जाती है अपनी हिंदी लिखी जाती है। हिंदी के बाद हमारी तो संस्कृत तो लिखी जाती थी पहले, संस्कृत। उसके बाद राजस्थानी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। राजस्थानी के बाद लिखी जाती है नेपाली। नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और एक महाराष्ट्र में जो मराठी बोली जाती है, वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद एक भाषा पंजाब में बोली जाती है, या बोली जाती है, जो है पंजाबी भाषा है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि जो होती है, वो पंजाबी भाषा लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद जो उर्दू है, उर्दू फारसी में लिखी जाती है। और अंग्रेजी
अंग्रेजी और एक बचती है जर्मन। अंग्रेजी और जो जर्मन है रोमन लिपि में लिखी जाती है, रोमन लिपि। अंग्रेजी भाषा और जो जर्मन भाषा है, जो जर्मनी में बोली जाती है, वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। ये हो गई कुछ भाषाएं, इंपॉर्टेंट भाषाएं और इम्पोर्टेंट लिपियां। इनमें से सबसे ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंट है हिंदी, संस्कृत और राजस्थानी, नेपाली। ये चारों पांचों इम्पोर्टेंट हैं। और एक उर्दू, जिस भाषा में फारसी भाषा में लिखी जाती है। ये इम्पोर्टेंट भाषाएं हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास। सबसे पहले हमारी संस्कृत आई। संस्कृत पहले दो प्रकार की हुआ करती थी, वैदिक संस्कृत और सामान्य संस्कृत। जो वेद और पुराण जो हमारे लिखे गए हैं वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं, और सामान्य बोलचाल की जो संस्कृत थी उसे सामान्य संस्कृत कहते हैं। यहाँ लिखेंगे वैदिक संस्कृत और सामान्य संस्कृत। इन दोनों का जो मिला जुला रूप रहा है वो रहा है संस्कृत। संस्कृत जो भाषा हमारी रही है लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक रही है। संस्कृत के बाद आई हमारी पाली। पाली के बाद आई प्राकृत। जो पाली भाषा है ये 500 ईसा पूर्व से रही है 1 ईस्वी तक, और जो प्राकृत भाषा है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और प्राकृत भाषा के याद आई है अपभ्रंश। अपभ्रंश अपभ्रंश जो रही है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश के बाद हमारी आई है आवट। आवहट्ट। आवहट्ट के बाद आई है हमारी हिंदी। सबसे पहले हमारी आई थी संस्कृत। संस्कृत के बाद आई पाली, और पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद आई अभी अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आई आवट, आवट के बाद हिंदी। और जो हमारा हिंदी है, हिंदी की आदि जननी कौन है, हिंदी का जो जन्म कहाँ से है, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। यदि क्वेश्चन आए हिंदी की आदि जननी है तो संस्कृत, और यदि क्वेश्चन आए हिंदी का जन्म किससे हुआ है तो हिंदी का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन हम लिखवा देते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हिंदी की आदि जननी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत। और हिंदी का जन्म किससे हुआ है, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हिंदी का जन्म किससे हुआ है, तो हिंदी का जन्म जो है अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश, हिंदी का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। अब जो है हिंदी और आवट
हिंदी और आवट के बीच के काल को क्या कहते हैं? हिंदी व आवट के जो बीच का काल है उसको हम संस्कृत का कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृति का। हिंदी व आवट के बीच के काल को संस्कृत का कहते हैं। इसके बाद हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे अपभ्रंश। अपभ्रंश कितने हैं? अपभ्रंश की संख्या हमारी हिंदी में 6 है। सबसे पहले सौसैनी अपभ्रंश, फिर खस अपभ्रंश, फिर उसके बाद पढ़ेंगे महाराष्ट्र, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश, और एक है ब्राह्मण अपभ्रंश। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपभ्रंश। अपभ्रंश की संख्या कितनी है? 6। पहला जो हमारा होता है सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा होता है खस अपभ्रंश, और जो तीसरा होता है ब्राह्मण अपभ्रंश, और चौथा होता है हमारा महाराष्ट्र अपभ्रंश, और जो पांचवा अपभ्रंश आता है मागधी, और जो छठा अपभ्रंश होता है अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश। 6 अपभ्रंश होते हैं। 6 अपभ्रंश जो हमारा सौशेरी अपभ्रंश है, सौशेरी अपभ्रंश के अंतर्गत राजस्थानी आती है, राजस्थानी हिंदी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी आती है, जबकि खस अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी आती है, और महाराष्ट्र के अंतर्गत मराठी आती है, और जबकि मागधी के अंतर्गत बिहारी, बांग्ला, उड़िया आती है, और अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है। अब हम लोग ये लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं, अपभ्रंश लिख लिया, एक तरफ लिख लेंगे आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास। इन अपभ्रंशों से ही आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास। ठीक है। सौरसेनी के अंतर्गत आती है पश्चिमी हिंदी, और आती है राजस्थानी और गुजराती। जैसे हम लोग गुजरात में पढ़ते हैं गुजराती हिंदी, जो गुजराती हिंदी जो है गुजराती भाषा से ही विकास हुआ है। गुजराती जो है गुजराती भाषा से ही ये अपभ्रंश है, अपभ्रंश से ही ये आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। और गुजराती भाषा जो सौशेरी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। और जो हमारी पहाड़ी जो आती है, जो पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड वगैरह में बोली जाती है, वो खस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। ब्राह्मण में सिंधी, लैदा और पंजाबी जो पंजाब क्षेत्र में बोली जाती है, जो पंजाब का जो क्षेत्र है उसी के आसपास बोली जाती है। यहाँ आती है सिंधी, लहदा और पंजाबी। सिंधी, लहदा, पंजाबी। और महाराष्ट्र में की अंतर्गत मराठी आती है। और मागधी जो अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी, बांग्ला और उड़िया आती है। और साथ साथ में कहीं कहीं ऑप्शन दे देते हैं असमिया किसके अंतर्गत आती है।
असमिया भी मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आ जाती, आप इसमें लिख लेते। तो लिख लें बिहारी, बांग्ला और उड़िया और असमिया। जो असम में बोली जाती है, उड़िया उड़ीसा में बोली जाती है, बांग्ला तो आपको बताइए बांग्लादेश, वो अपना पश्चिम बंगाल या, ठीक है, और जो बिहारी है बिहार में बोली जाती है। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है, पूर्वी हिंदी। ये अपभ्रंश 6 और इस अपभ्रंश के से ही आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। अब ये आधुनिक भारतीय भाषाएं, अब जो पश्चिमी हिंदी है, सौर सैनिक किस अंतर्गत आती है, किस पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत भी 5 उपभाषाएं आती हैं, वो तो हमारे उपभाषाओं की संख्या भी 5 है। तो पहले हमने ये अपभ्रंश लिख लिया, उसके बाद हम 5 उपभाषाओं के बारे में बताएंगे, और उन 5 उपभाषाओं से मिलकर कौन कौन सी अन्य भाषाएं मिली हैं जो भारत के किस किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, उस सारे क्षेत्रों के बारे में हम बताएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में बोली जाती है, ठीक है। और हमारा भारत के पश्चिम क्षेत्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, ये सब आगे 5 जो उपभाषाएं हैं उसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हिंदी की 5 उपभाषाएं। हिंदी की 5 उपभाषाएं। ठीक है। पहली है हमारी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमारी 5 बोलियां आती हैं। इसके अंदर खड़ी बोली, खड़ी बोली को हम लोग कौरवी भी बोलते हैं, कौरवी, और कौरवी को हम सौराष्ट्री भी बोलते हैं, सौराष्ट्री। ठीक है। फिर दूसरी आती है हमारी ब्रजभाषा। ब्रजभाषा, और ब्रजभाषा को हम काव्य भाषा, ब्रजभाषा को हम काव्य भाषा भी बोलते हैं। और तीसरी आती है हरियाणवी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। पहली आती है खड़ी बोली, दूसरी ब्रजभाषा, तीसरी आती है हरियाणवी, जो हरियाणा में बोली जाती है। ये बोलियां हैं। और हरियाणवी को हम बांगरू भी बोलते हैं, बांगरू। ठीक है। फिर होती है बुंदेली, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। और फिर आती है अपनी कन्नौजी, जो कन्नौज क्षेत्र में बोली जाती है बोली, जो कन्नौज क्षेत्र में बोली जाती है वो है कन्नौजी। कौन होती है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ये खड़ी बोली के अंतर्गत आती हैं। 5 उपभाषाएं पढ़ रहे हैं हम लोग। दूसरी उपभाषा जो है हमारी, जो है पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी जो है अर्धमागधी के अंतर्गत आती है। लिखेंगे पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी और बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है, छत्तीसगढ़ी।
ठीक है, छत्तीसगढ़ी आती है। छत्तीसगढ़ी हो गया। फिर तीसरी जो होती है हमारी, इधर लिख लें, राजस्थानी। ये उपभाषाएं पढ़ रहे हैं, राजस्थानी की अंतर्गत भी आती हैं। राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, उसके राजस्थान के अंतर्गत बोलियां पढ़ रहे हैं, जो राजस्थान में ही बोली जाती हैं। लगभग 4 बोली जाती हैं। तो जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। अब पश्चिमी राजस्थानी को हम लोग क्या कहते हैं? मारवाड़ी। तो यहाँ लिख दें मारवाड़ी। तो मारवाड़ी, इसको ही आपको याद रखना है। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी। अब फिर लिखेंगे पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी में क्या बोली जाती है? जयपुरी। और जयपुरी को ढूंढाड़ी भी बोलते हैं, ढूंढाड़ी। और ढूंढाड़ी को हम हड़ौती भी बोलते हैं, हड़ौती। ठीक है, तो पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी बोलते हैं, ढूंढाड़ी बोलते हैं, हड़ौती भी बोलते हैं। अब आती है पश्चिमी हो गई, पूर्वी हो गई, उत्तरी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थानी में आती है मेवाती। ठीक है, उत्तरी राजस्थानी में मेवाती। और दक्षिणी राजस्थानी में आती है मालवी। यहाँ लिख लो, दक्षिणी राजस्थानी में आती है मालवी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पहाड़ी। तीसरी उपभाषा जो है हमारी पहाड़ी। तो पहाड़ी के अंतर्गत तीसरी नहीं है, तीसरी तो ये थी, और चौथी जो है पहाड़ी। पहाड़ी में भी 2 होती हैं। पश्चिमी पहाड़ी, जो भारत के पश्चिम में क्षेत्र में है, तो पश्चिमी पहाड़ी। और जो भारत के मध्य में पहाड़ पड़ते हैं, मध्यवर्ती, उसे कहते हैं मध्यवर्ती पहाड़ी। और मध्यवर्ती जो पहाड़ी है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी और वह गढ़वाली। आपने नहीं कहीं पढ़ता है, गढ़वाल क्षेत्र पड़ता है उत्तराखंड में, तो वहाँ गढ़वाली बोली जाती है। और जो 5वीं उपभाषा है उसे बोलते हैं बिहारी, जो बिहार क्षेत्र में बोली जाती है। अब बिहारी के अंतर्गत, यानी बिहार के अंतर्गत भी कुछ भाषाएं बोलियां बोली जाती हैं, उसे कहते हैं मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही पहली, दूसरी आती मैथिली, जो मिथिला क्षेत्र समझ लो, मगही, मैथिली और भोजपुरी। और भोजपुरी जो है भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है। अब जो आपने जितनी जो भारतीय भाषाओं का विकास कैसे हुआ, उपभाषाएं कैसे बनी, अपभ्रंश कैसे बनी, अपभ्रंश से उपभाषाएं आए और उपभाषाओं के अंतर्गत बोलियां आए, अब ये आप पूरा हिंदी भाषा का विकास पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमको आत्मबल मिल पाए। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।